Now we come to uh, how RO works. Basically, तो ये just slides मैंने beginners के लिए डाली थी कि ताकि everybody can understand the way we are moving ahead. कि RO plant या है क्या है या reverse osmosis work कैसे करता है. तो couple of slides हैं, I would share with these slides with you guys. Yes. बेसिकली यही है जो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि एक ऑस्मोसिस है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं ना मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता तो इसको तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस इसका जो रिवर्स होगा कि उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे कि यानी कि हम इसको अप्लाइड प्रेशर इस तरह से दे रहे हैं कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल हैं वो पास हो रहे हैं और जो ऑस्मोटिक हेड है वो एक तरफ डेवलप हो रहा है तो ये बेसिकली ऑस्मोसिस का जो आप उसको रिवर्स ऑस्मोसिस इसलिए कहा जाता है लाइक कि आप पानी के ग्लास में एक इंक का ड्रॉप डालते हैं तो आजकल एक चाय की भी बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि वो मिल्क डालते हैं और चाय में वो जब तक ऑस्मोसिस होता हुआ नजर आता है कि वो मिल्क सब तक नहीं है यूनिफॉर्म नहीं हो जाता इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तो उस वक्त तक होमोजेनाइज नहीं होता तो इसी तरह जब टी स्पून हम अपना ये इसमें चाय पी रहे होते हैं तो और जब उसमें हम शुगर ऐड करते हैं तो उसमें जब मिक्स करते हैं वो मकसद ये होता है ऑस्मोसिस होके होमोजेनाइज हो जाए ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए तो ये बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस है कि इसमें हम वाटर को एक साइड पे कर रहे हैं और सब बाकी कंसंट्रेटेड आयन जो है वो दूसरी साइड पे कर रहे हैं और दैट इज पॉसिबल थ्रू नेक्स्ट स्लाइड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यू कैन सी this is the one membrane and the small dots are the water molecules they will only allow a small molecules of water to pass और जो बाकी salt हैं they will remain on the reject side of the system so that is giving you the indication about how the membrane work और इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर सीव का कंसेप्ट है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये मेम्ब्रेन की जो कॉन्फ़िगरेशन में मेम्ब्रेन पोरस है और पोरस में उसका साइज ऐसा है कि वाटर मॉलिक्यूल अब देखें जब भी कोई मेम्ब्रेन की जब आपकी क्लीनिंग आती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मेम्ब्रेन की सरफेस अगर ये इसकी सरफेस ब्लॉक कर देंगे तो वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा अब वो फॉलिंग जो है जस्ट इमेजिन कि ये जो एक मेम्ब्रेन की लीफ लगी हुई है वैसे तो सर्कुलर फॉर्म में रोल होती है अगर ये इसका एक पोर बंद कर देंगे आप ड्यू टू द आयरन फॉलिंग और द कैल्शियम स्केल या आयरन की कंटेमिनेशन या बायोलॉजिकल कर ये बंद हो जाएगा तो वो क्या होगा उससे ये होगा कि वो आपका फ्लो प्रोडक्ट का कम हो जाएगा और जब ब्लॉकेज आएगी तो पीछे फीड प्रेशर बढ़ जाएगा दैट इज द इंडिकेशन कि जी मेम्ब्रेन आपकी चोक हो रही है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको कोशिश करूंगा कि फर्दर एक्सप्लेन करूं नो अब जो आरओ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि ये तो हमने जो पहली स्लाइड में देखा था जी कि आरओ जो है उसमें फीड है परमीएट है और कंसंट्रेट है ये आरओ मेम्ब्रेन से पास हो रहा है बेसिकली आरओ मेम्ब्रेन इज हाउस्ड इन द आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग विच इज कॉल्ड प्रेशर वेसल एक प्रेशर वेसल में एक फीड की लाइन है एक परमीएट हमें मिल रहा है एक रिजेक्ट है जो कि रिजेक्ट ड्रेन में जा रहा है अब ये तो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सम टाइम हम बैच प्रोसेस भी ले सकते हैं मतलब ये दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि अगर आपको दो तरह से बैच प्रोसेस ले सकते हैं सपोज आपको रिजेक्ट को दोबारा आप रिसर्कुलेट कर लें फीड वाटर में और उसमें से प्रोडक्ट ले लें तो ये दिस इज अनदर वे और इसमें एक काम और भी आप कर सकते हैं कि सम टाइम जब हम डबल पास आरओ लगाते हैं हमें पानी की क्वालिटी अच्छी चाहिए I mean you are getting from the first RO plant, you are getting the conductivity or the TDS 50, but you want TDS 10. What you can do is from the product of first water tank, which has a TDS around 50, you can again feed it to the in the same RO plant. Again, you will have the rejection and you will can get a desired TDS water by passing it twice. There are two options for the batch type and if you want the continuous supply of water for the better quality sometimes you have two RO plants in series first RO plant and you get low TDS
product, and from that is stored in a tank, and then you feed to the second RO plant. Now, single stage, ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज मींस, मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और मल्टीपल स्टेज में क्या डिफरेंस है। अगर आपका फीड वाटर जितने प्रेशर वेसल्स में जा रहा है, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इसमें एक मेम्ब्रेन भी हो सकती है, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर फर्स्ट स्टेज में तमाम वो मॉड्यूल्स या प्रेशर वेसल जिनको डायरेक्ट सप्लाई ऑफ फीड वाटर जा रही है, तो वो एक ही स्टेज कहलाएगी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इसका हम प्रोडक्ट इकट्ठा तीनों का करके हेडर में इसको हम परमीट कह देते हैं, जो रिजेक्ट है। अगर यह तो ड्रेन में जा रहा है, अगर हमारी सेकंड स्टेज होगी तो वो सेकंड स्टेज में चला जाएगा रिजेक्ट, जो अगली के स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो ये पिछली स्लाइड में देखें आप गौर से, ये जो हमारा रेड वाला रिजेक्ट निकल रहा था, इसी को हम दूसरी स्टेज में ले गए। दूसरी स्टेज में हमने उसमें मॉड्यूल जो लगे हुए हैं, तो अब उसका रिजेक्ट, फर्स्ट स्टेज का रिजेक्ट जो कि रेड कलर की लाइन में है, वो सेकंड स्टेज में जा रहा है, और कंसंट्रेट जो है वो ड्रेन में चला जाएगा, और दोनों की प्रोडक्ट जो है फर्स्ट स्टेज की और सेकंड स्टेज की हम दोनों इकट्ठा करके ये इसको प्रोडक्ट वाटर हेडर में ले लेते हैं। ये 2 स्टेज सिस्टम आपका आ गया। इसमें इसकी में पाथ लेंथ, अगर 6 मेम्ब्रेन्स हैं और इसमें भी 6 हैं तो पाथ लेंथ 16 होगी। अगर इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं तो पाथ लेंथ 8 होगी। अगर इसमें आपकी 1 है और इसमें भी 1 है तो पाथ लेंथ 2 होगी। तो ये जो फर्स्ट स्टेज का रिजेक्ट है वो सेकंड स्टेज में एंटर हो रहा है, तो इस स्टेजिंग को हम कहते हैं 2 स्टेज सिस्टम। नाउ वी कम टू 3 स्टेज। अब इसमें भी अगर हमने थर्ड स्टेज में जाना है तो ये इसका जो अब रिजेक्ट जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में, जो रिजेक्ट निकल रहा है सेकंड स्टेज से, एंड इट विल बी एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट को फीड जो का ये फर्स्ट स्टेज में आपके जो प्रेशर वेसल्स 3 हो गए, मे बी 4, मे बी 1, 2, दैट डिपेंड अपॉन योर डिजाइन, दैट हाउ यू द सिस्टम इज बीइंग डिजाइन, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। एंड देन द सेकंड स्टेज जो है वो हमारे मिनिमम 50% होते हैं ऑफ द फर्स्ट स्टेज प्रेशर वेसल के। अगर फर्स्ट में 4 हैं या 3 हैं तो मिनिमम 2 सेकंड में होंगे। दैट इज अ डिजाइन क्राइटेरिया which we learn in some other session as well, because we are running short of time, almost 1 hour 40 minutes has passed and I have to cover a bit more. ये थर्ड स्टेज में आप देखें तो ये थर्ड स्टेज में अब इसका 50% प्रेशर वेसल आ गए। तो अब इसमें पाथ लेंथ हमारी अगर 6 मेम्ब्रेन है, सब में नॉर्मली तमाम वेसल्स में सेम मेम्ब्रेन हाउसिंग रखी जाती है कि अगर 5 वाले मेम्ब्रेन हाउसिंग है तो सारी स्टेजेस के वेसल 5 वाले ही लगते हैं, चाहे वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो या स्टेज 3 हो, ताकि वो उसका स्किड के ऊपर प्रॉपर उसका प्लेसमेंट हो सके। तो ये 3 स्टेज प्लांट में हम फर्स्ट स्टेज का रिजेक्ट सेकंड में देंगे, सेकंड का रिजेक्ट थर्ड में देंगे। That's the 3 stage configuration. Now, array configuration. अब एक टर्म यूज होती है इसमें, array configuration क्या? अब physical arrangement of vessel is the array configuration. अगर आप इसमें देखें, इस स्टेज में, पहली स्टेज में जो प्रेशर वेसल लगे हुए हैं, irrespective of the number of membranes this pressure vessel have. It may have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membrane in pressure vessels. Up to 8 maximum we have the pressure vessels available in the market. अब फर्स्ट स्टेज में हमारे प्रेशर वेसल को डायरेक्ट फीड हो रही है 1, 2, 3, 4 है, तो फर्स्ट स्टेज की ये एरे में आ गया, और सेकंड स्टेज में 2 है, तो एरे कॉन्फ़िगरेशन इज 4:2, मीन कि फर्स्ट स्टेज हैज द 4 प्रेशर वेसल एंड सेकंड स्टेज हैज द 2। ये मैं कंटिन्यू करता हूं जब तक कि कोई दूसरा पार्टिसिपेंट क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एज वेल। तो ये अगर आप सेकेंड 2 एरे सिस्टम को देखेंगे तो ये 4:2, फर्स्ट स्टेज में 4 मेम्ब्रेन हाउसिंग्स हैं और सेकंड में 2 हैं, और ये 3 स्टेज सिस्टम में जैसे इसको हम डोनेट करेंगे 3:2:1, कि फर्स्ट स्टेज में 3 प्रेशर वेसल्स हैं, सेकंड में 2 हैं और फर्स्ट में लास्ट में 1 है। तो ये एरे कॉन्फ़िगरेशन इस सिस्टम की जो 3 स्टेज है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेशर वेसल बढ़ते जाएंगे स्टेज वाइज,
अगर इस सब में एक एक बढ़ा देंगे, हर स्टेज में एक एक प्रेशर वेसल और, तो ये 4-3-2 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सर। वी मस्ट, हमें अपने सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है या हमने उसको प्लान कर रहे हैं लगाने के लिए, तो हमें इन चीज़ों का, इन टर्मिनोलॉजीज का, चीज़ों का पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग फॉर। जब आप कोई नॉर्मली our knowledge is not that much good when we are going to buy the RO plant or developing the specification of RO system for the procurement. जब आपका प्लांट लग गया है, आपने देखे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, अपने सिस्टम को समझें और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, रिलायबिलिटी को बढ़ाएं, आपको प्री ट्रीटमेंट को अच्छा करें, और जो चीज़ें मैंने आपको एडवाइस की हैं आप उसके प्री ट्रीटमेंट को स्पेशल कंसिडरेशन देंगे तो यू विल बी हैविंग ए बेटर ऑप्शन, बेटर रिजल्ट्स। ना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये रिकवरी का क्या पाथ लेंथ के साथ और स्टेजेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। कि अब जो सिंगल मेम्ब्रेन है नॉर्मली उससे हम मैक्सिमम रिकवरी 15% से ज़्यादा नहीं ले सकते, और जनरलाइज मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम रिकवरी जो हम लेते हैं वो सी वाटर से जो मेम्ब्रेन है SWRO, सी वाटर RO मेम्ब्रेन्स मैक्सिमम 50% है, नॉर्मली 30 to 50%, 35 to 50% है। और जब 50% रिकवरी होती है, अगर प्रोडक्ट में इसकी नॉर्मली सिंगल स्टेज ही होती है जी, इसमें आप समझ लें कि 5 to 6 मेम्ब्रेन वन स्टेज में होगी। इसकी सी वाटर के केस में यू कैन नॉट हैव मल्टीपल स्टेजेस, अब सिंगल स्टेज सिस्टम होता है। तो अगर आप 50% रिकवरी में जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा, पहले भी हम कवर कर चुके हैं इसको, कि अगर आप इसको 50,000 TDS फीड कर रहे हैं तो 50% आपको प्रोडक्ट मिलेगी, तो 50% रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट में जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगी ऑलमोस्ट डबल होगी, तो उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो आपका कंसंट्रेशन फैक्टर है रिजेक्ट का वो 2 होगा, और आपके जो TDS हैं वो तकरीबन 100,000 या 99,000 के करीब होंगे। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम इसको, मैंने आगे से थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ चीज़ें आपको आगे भी बताएंगे। ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन्स जब हम RO कर रहे होते हैं तो उसमें हम 75% तक भी जा सकते हैं, 80 तक भी, 90। जब 75 में जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन फैक्टर जो रिजेक्ट में TDS आएंगे वो 4 हो जाएगा, 75% रिकवरी है। 4 मीन के अगर 1000 TDS फीड के हैं और जो रिजेक्ट के वो 4000 हो जाएंगे अगर 75% रिकवरी है। अगर आपकी 80% है तो फिर आपके रिजेक्ट की 5 टाइम्स हो जाएंगे TDS आपके। ये फैक्टर डोनेट कर रहा है, और 90% पे 10 टाइम्स हो जाते हैं। जितने ज्यादा कंसंट्रेशन फैक्टर बढ़ता जाएगा, जितनी रिकवरी बढ़ती जाएगी, आपकी फॉलिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ भी कम होती जाएगी अगर प्री ट्रीटमेंट बेहतर नहीं है। क्योंकि जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कैटायंस, आयन जितने भी रिजेक्ट हो रहे हैं वो अपनी सॉल्युबिलिटी लिमिट से एक्सीड करेंगे, और वो मेम्ब्रेन के रिजेक्ट साइड पे पोर्स को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, और फॉलिंग, ब्लॉकेज मीन फाउलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस स्लाइड में जैसे आई वांटेड टू कम्युनिकेट, मैंने कंपैरिजन दिया है थोड़ा सा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि जो 90% रिकवरी जो है वो 3 स्टेज से पॉसिबल होगी, और 80% रिकवरी जो है वो हम 2 स्टेज तक ले सकते हैं, और 75% भी 2 तक ले सकते हैं। We go to the next slide. जिस स्लाइड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो हम फ्लक्स वगैरह हैं RO परमिएट में जो मेम्ब्रेन्स हैं, अगर हमारा ये, हम स्लाइड को मैंने रिप्रोड्यूस इसलिए किया था कि नेक्स्ट जो हम आगे दोबारा बात करने लगे हैं, हो सकता है कुछ दोस्तों ने उसको अच्छी तरह से ना सुना हो या वो लेट ज्वाइन किया हो। तो जो RO परमिएट है, RO परमिएट को अगर हम फर्स्ट पास के RO को दूसरे पास, दोबारा दूसरे RO में से गुजारना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव द TDS, तो उस केस में हम फ्लक्स जो है 22 से 28 के करीब रख सकते हैं। डिज़ाइन रिकमेंडेशन है ये। डीप वेल अगर सोर्स है तो 18 से 22, शैलो वेल है तो 16 से 18। वेस्ट वाटर पे सबसे कम फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? प्रोडक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। हर मेम्ब्रेन का एक सरफेस एरिया है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मेम्ब्रेन्स हैं
उनका जो मेम्ब्रेन एरिया है 400 स्क्वायर फीट के करीब होता है एरिया मेम्ब्रेन्स का, और ये मेम्ब्रेन की टाइप पे डिपेंड करता है। C365 भी होता है, जिस तरह BW3400 हम जिस तरह नाम लेते हैं, मेम्ब्रेन इज क्वाइट पॉपुलर। BW3400 400 reflects and the area of the membrane, 400 feet square is the area of the membrane. BW30 365-365, that shows the 365 means that is the area in square feet of that membrane. मैं थोड़ा सा आपको ये जब सिस्टम लगा हो और उसमें हम चाहते हो कि हमारी प्रोडक्ट की रिकवरी बढ़े या सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो मैंने एक थोड़ा सा केस स्टडी के लिए आपको जस्ट समझाने के लिए कि सिस्टम में अगर हम कांस्टेंट फीड रखें या कांस्टेंट प्रोडक्ट रखें तो क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। हमने एक एग्जांपल ली कि हमारा एक सिस्टम है जिसकी फीड वाटर है 100 क्यूबिक मीटर पर आवर और इसके TDS हैं 1000। इसका जब फीड प्रेशर है जो एज पर डिज़ाइन प्रोजेक्शन निकलता है 10.4 बार, अगर हम इसको 50% रिकवरी पे चलाएंगे तो इसका फ्लक्स 17.25 होगा। अभी आप फ्लक्स को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बोल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इसको नहीं करते। तो इसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसके TDS 50% रिकवरी पे 50% प्रोडक्ट 100 का 50 क्यूबिक मीटर पर आवर और उसके TDS 10.14 होंगे। और इसकी जो रिजेक्ट है आप देखें, जो मैंने कंसंट्रेशन फैक्टर बताया था 50% रिकवरी पे वही आ रहा है कि 1000 था तो ऑलमोस्ट 2000 के करीब इसका कंसंट्रेशन फैक्टर रिजेक्ट का हो गया। I just wanted to make you understand what the recovery impact gives the impacts on the product and the reject water conditions. अगर यही हम 100 क्यूबिक मीटर हम कांस्टेंट फ्लो इस वक्त फीड पे जा रहे हैं, TDS फिर 1000, अगर इसको हम रिकवरी 75% करते हैं, 2 स्टेज सिस्टम लगा देते हैं, तो इसका फीड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और इसकी जो रिजेक्ट है 25। अब मैंने आपको बताया था कि जब 75% रिकवरी होगी, इफ यू गो बैक टू प्रीवियस स्टाइल, तो 75 पे हमारा जो कंसंट्रेशन फैक्टर था वो 4 था। इसमें 2 स्टेज सिस्टम होगा, तो यहाँ भी आप देखेंगे ये एक्चुअल डिजाइन प्रोजेक्शन है, तो ये भी आपका 1000 TDS आ रहे थे फीड में, तो 75% रिकवरी पे अराउंड 3966 ppm आ रहा है, तो हमारा कंसंट्रेशन फैक्टर 4 टाइम है। तो इसलिए आपने अपनी जो परफॉर्मेंस चेक करनी होती है RO प्लांट की, आप इसको इससे मेजर कर सकते हैं कि आपका सॉल्ट पैसेज कितना जा रहा है और कंसंट्रेट में कितने आपको ये कान भी ले लें, क्लोराइड को भी चेक कर लें फीड में और प्रोडक्ट में, फिर से मटेरियल बैलेंस से आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में भी इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दैट विल गिव यू द इंडिकेशन ऑफ योर सिस्टम एफिशिएंसी। इसी तरह अगर हम 85% पे जाते हैं सिस्टम रिकवरी को लेके, तो वो हमारे TDS तकरीबन 8 टाइम्स के करीब हो जाते हैं। ये था कि अगर हम अब हर केस में अब आप अगर देखें कि जैसे जैसे हम रिकवरी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 50% रिकवरी पे 10.4 बार था फीड प्रेशर और आपका 75% 11.8 हो गया और जैसे 85 पे गए तो 15.1 हो गया। तो फीड प्रेशर भी जो है वो रिकवरी के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो इस सिस्टम की रिकवरी सिर्फ हम सिंगल स्टेज से या डबल स्टेज करने से नहीं बढ़ाते, जब वो करेंगे तो हम रिकवरी बढ़ाएं तो हमारा फीड प्रेशर भी उसी तरह बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ हमें जो डिज़ाइन में देखना होता है कि अब हमारा सोर्स ऑफ वाटर क्या है, हमने फ्लक्स जो है वो देखेंगे रिकमेंडेशन विद इन द रेंज है कि नहीं है। तो ये जरा अब हम दूसरी कंडीशन को वॉच करेंगे। इस केस के अंदर तो फीड वाटर कांस्टेंट था, दूसरी कंडीशन में हम प्रोडक्ट वाटर को कांस्टेंट रखते हैं और देखते हैं फीड में क्या चेंजेस आती हैं। ये आ गया। इस केस में तमाम केसेस में हमने 50 क्यूबिक मीटर पर आवर प्रोडक्ट रखा है, 50 कांस्टेंट है। और इस पे अगर हम देखें कि अगर 50% रिकवरी पे जाते हैं तो हमें 100 प्रोडक्ट देना पड़ेगा और उसका फीड देना पड़ेगा, तो फिर हमें ये मिलेगा। यानी कि जब हम रिकवरी बढ़ाते हैं तो फीड वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। अब हम ये तमाम ही केसेस में 50 क्यूबिक मीटर पानी लेने के लिए हमें देखें, इसमें अगर 50% रिकवरी है तो फीड वाटर 100 क्यूबिक मीटर पर आवर चाहिए।
अगर हमारी 75% है तो 66.7 क्यूबिक मीटर चाहिए, अगर 85% है तो 58 है। जितना रिकवरी आपकी ज़्यादा होती जाएगी, उस रिकवरी से आपकी फीड वाटर रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी और रिजेक्ट भी कम